हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन तक देख चुके थे और ये जो भी 100 क्वेश्चन देखे हैं टोटल का टोटल हिस्ट्री से ही देखेंगे और आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है यह वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था। दूसरा ऑप्शन है एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, वही डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके महासचिव थे। अगला ऑप्शन है इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और चौथा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। ठीक है, आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में दिसंबर 1885 में हुई थी और इसी स्थान पर जो है पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो ये कह रहा है जो यह वर्ष 1885 में बंबई में आयोजित हुआ था, तो बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक एओ ह्यूम जो थे इसके महासचिव थे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से वकील या शिक्षित वर्ग शामिल हुआ। वहीं इस अधिवेशन में किसी महिला की भागीदारी नहीं थी, याद रखिएगा। तो आपका जो ये सी नंबर ऑप्शन है जो 82 प्रतिनिधि, तो 82 नहीं 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो दो गलत हो गया है अभी तक। इसका ऑप्शन तो ई होना चाहिए। खैर तीसरा भी देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन गलत हो गया, या तो इसको आप 72 कर लीजिए और आंसर बी कर दीजिए। ठीक है, आंसर को बी कर दीजिए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ना, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था इन बुद्धिजीवियों के द्वारा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो है प्रमुख रूप से शिक्षित वर्ग ही शामिल थे, वकील लोग शामिल थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड कैनिंग, राम मोहन राय। सर चार्ल्स मेटकॉफ, इसका जो कार्यकाल रहता है 1834 से 36 ईस्वी तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसे। इसने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से देसी प्रेस पर लागू सभी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ इंग्लैंड में दलगत राजनीति का शिकार हो गए और उसके स्थान पर 1836 में जो है लॉर्ड ऑकलैंड को भेजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ। हो विद्रोह की बात हो रहा है यहाँ। ऑप्शन है कालाहांडी, छोटा नागपुर, तिरहुत, सिंह। आपको बता दूं जो छोटा नागपुर जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है, के हो और मुंडा आदिवासी जो है ये 1820 से 22 तक चला था ही। तो 1820-22 में कंपनी की सेनाओं को चुनौती देता है। फिर आगे चल के वर्ष 1831 में उन्हें ललकारता है और वर्ष 1837 तक इस क्षेत्र में जो है अशांति बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छोटा नागपुर। नहीं, क्वेश्चन पूछा है जो निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ। हाँ, तो ब्रिटिश शासकों जो है स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध राजा परहत के नेतृत्व में वे उठ खड़े हुए और हो और मुंडा आदिवासी अंग्रेजों द्वारा जो है सिंहभूम पर कब्जे के विरुद्ध थे। पहला जो है ये सिंहभूम पर कब्जा कर लिया था, तो उत्पन्न जो हुआ था तो ये यहीं से हुआ था। सिंहभूम ये भी झारखंड के ही डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से
इसी पर कब्जा कर लिया था, तो इसी के विरोध में जो है वो उपद्रव हुआ था। आंसर होगा सही डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बीडी सावरकर हिंदुत्व, जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है। बीडी सावरकर हिंदुत्व के रचयिता है, हिंदुत्व लिखे हैं, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जो है ना, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे, ना कि अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। महात्मा गांधी हिंद स्वराज बिल्कुल सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। आपको बता दूं, जो बॉम्बे पारसी मूल के दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने थे, और 1885 में कामा एंड कंपनी के व्यापार भागीदार के रूप में उन्होंने जो है ब्रिटेन की यात्रा की। कई व्यापार संगठनों के सदस्य रहते हैं, और नेरोजी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। 1856 से 65 तक वहां पे रहते हैं प्रोफेसर के रूप में। और 1851 में बम्बई में जो है ये रफ्त गुप्तार नामक पत्रिका के संस्थापक और संपादक भी रहते हैं। 1861 में लंदन जोरास्ट्रियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, और दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी थे, और आईसीएस और व्यापार संबंध में भारतीय अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मुखर होते हैं। आपको बता दूं, जो नेरोजी जो थे एक अर्थशास्त्री भी थे, और जिन्होंने की ड्रेन थ्योरी धन निष्कासन सिद्धांत के प्रस्तावक थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विस्तृत आर्थिक आलोचना की थी। नेरोजी आयरिश सांसदों के साथ संबंध स्थापित किए, और 1885 में बंबई में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। वो जो 72 थे उसमें एक ये भी थे। तो इसका आंसर तो हो जाएगा, ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे, तो ये नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? कौन? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी, स्वामी विद्यानंद, रामानंद मिश्र। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात कर दिया है। संस्थापक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ये 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। 3 आदमी मिलकर किए थे, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। तो 2 मिल गया, तो इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाते हैं, और औपचारिक रूप से जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शुभारंभ करने का आह्वान करते हैं। पार्टी के अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव को, और महासचिव जयप्रकाश नारायण जो है खुद बनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, अकबर, बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के दौरान उनके पुत्र दारा शिकोह के द्वारा जो है सिर ए अकबर के रूप में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, और इस पुस्तक में उन्होंने जो है 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह। अच्छा, दारा शिकोह के बारे में आपको बता दूं, जो दारा शिकोह की उदारता और सहनशीलता के कारण जो है लेनपुल द्वारा उसे लिटिल अकबर नाम दिया गया था। शाहजहां भी उन्हें उपाधि दिए थे। शाहजहां उन्हें शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। और दारा शिकोह की मूल रचना जो है मजमा उल बहरीन है। मजमा उल बहरीन याद रखिएगा।
अगला प्रश्न क्या है? 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में। लाहौर प्रस्ताव, अच्छा ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य गठन करना, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना, भारत की तत्काल स्वतंत्रता की मांग करना, एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को अस्वीकार करना। अब लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? लाहौर प्रस्ताव जो था एक औपचारिक प्रस्ताव था, जिसमें एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग की गई थी और इसे जो है 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था। तो मुस्लिमों के लिए अलग राज्य का गठन करना, यही मेनली इसका उद्देश्य था। सही आंसर यही होगा। इसमें मेन जो थे जफरुल्लाह खान और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अन्य प्रमुख सदस्यों द्वारा जो है लिखित में इस राजनीतिक प्रस्ताव में मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के आधार पर स्वतंत्र राज्य के निर्माण का जो है प्रस्ताव रखा गया था। मेनली मतलब नेता के तौर पर देखा जाए तो जफरुल्लाह खान प्रमुख थे। और इस प्रस्ताव के पारित होने के जश्न में जो है लाहौर में मीनार ए पाकिस्तान नामक स्मारक स्थापित किया गया। 23 मार्च को पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस मनाने और लाहौर प्रस्ताव पारित होने की याद में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। अभी भी 23 मार्च को, 23 मार्च का दिन अपने लोगों के लिए भी है ही, पता ही है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? इस ऑप्शन को पढ़ने से पहले जान लेते हैं क्या क्या परिणाम था। आपको बता दूं, जो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और भारत के वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित एक समझौता है। गांधी इरविन समझौता इन दोनों के बीच में हुआ है, गांधी और इरविन के बीच में, इसलिए गांधी इरविन समझौता बोलते हैं इसको। इरविन जो है वायसराय जो है भारत में 1926 से 31 तक रहते हैं ये, और 5 मार्च 1931 को जो है हस्ताक्षर हुए हैं इस समझौता पे। इस समझौता इसके द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा की समाप्ति होती है, जिसे गांधी एवं उनके अनुयायियों द्वारा नमक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। आपको मालूम होगा कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930। अब इनके परिणाम से रिलेटेड प्रश्न है, तो परिणाम क्या हुए? गांधी इरविन समझौते के परिणाम क्या क्या निकले? पहला परिणाम, गांधी जी इरविन की ईमानदारी से प्रभावित थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त कर दी उनके पास। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रदान करने के लिए जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत भी हो गए। तीसरी बात, इसमें शामिल कुछ अन्य शर्तों में ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधि पर अंकुश लगाने के जो भी आदेश थे उसे वापस लेना था। चौथी बात यह था, जो इरविन जो है मतलब आश्वासन दिए कि हिंसा में शामिल और सविनय अवज्ञा आंदोलन के गिरफ्तार किए गए भागीदारी कैदियों की रिहाई को छोड़कर अन्य जो भी अपराध से संबंधित परीक्षणों हैं उन्हें जो है वापस लेने की बात की। साथ ही यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश नमक पर आरोपित कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए और कानूनी रूप से नमक का उत्पादन, व्यापार, बिक्री करने की अनुमति जो है मिल जाएगी। ये सब जो परिणाम था गांधी इरविन समझौता का था। मेनली मैंने आपको 5 परिणाम बताया। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, बिल्कुल सही है भाई। कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन ई होना चाहिए भाई, ई नहीं है तो आप जान लीजिए इसका ऑप्शन, पेन तो मेरा ई होगा। ठीक है, सारे के सारे सही है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। सामूगढ़, ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच, अकबर और हेमू के बीच।
आपको बता दूं, जो सितंबर 1657 में सम्राट की गंभीर बीमारी के बाद जो है मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई के दौरान सिंहासन के लिए संघर्ष में सामूगढ़ का युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध रहा था। और यह युद्ध जो है उनके पुत्र दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के बड़े बेटे और उत्तराधिकारी, और उसके दो छोटे भाई थे दारा शिकोह के, औरंगजेब और मुराद बख्श, इन लोगों के बीच जो है 29 मई 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई होता है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। ठीक है। आगरा के दक्षिण में 20 किलोमीटर दूर दारा शिकोह और औरंगजेब के नेतृत्व में दो महान मुगल सेना धूल भरे मैदान में पर जो है भिड़ जाते हैं। यह जो युद्ध है ना, सामूगढ़ वाली लड़ाई, केवल मुगल सिंहासन के लिए नहीं था बल्कि भारत की आत्मा के लिए था। दारा जीत के कगार पर था जब उसे उसके एक सेनापति खलीलुल्लाह खान जो है धोखा दे देता है। जीत के कगार पर आता है और इसे धोखा दे देता है, और धोखा देने के पश्चात जो है लाहौर और फिर नीचे की तरफ सिंधु चला गया। हार गया जाता है, वो चला जाता है, आखिरकार उसे दिल्ली लाया गया फिर। तो मेनली सामूगढ़ की लड़ाई जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था उत्तराधिकार के। अगला प्रश्न, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, किसके दरबार में था भाई? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। डायमेकस 3री शताब्दी ईसा पूर्व के रहने वाला सेल्यूकस साम्राज्य का एक यूनानी था। वह जो है भारत में पाटलिपुत्र के मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में राजदूत बना था। ठीक है। तो यहां यूनानी राजदूत था, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। किसके दरबार में? आंसर तो हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में। अच्छा, और इसके बारे में जानते हैं डायमेकस को एंटियोकस प्रथम द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? इसका भी कहानी है, लेकिन आप जब पढ़े होंगे मीडिएवल में तो आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो लंबा चला जाता है, फिर देखते हैं नहीं सबको, क्योंकि जो पढ़े रहते हैं वही आके मॉक टेस्ट भी देते हैं। सही बात है भाई। चलिए 112, क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन है 1940, 41, 42, 43। आपको बता दूं, जो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो ऑप्शन तो क्वेश्चन तो सिंपल है, आंसर 1942। अच्छा, क्रिप्स मिशन को समझते हैं। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा किया गया था, जो कि संवैधानिक प्रस्तावों के साथ आए थे, और उनका उद्देश्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय उद्देश्य ही था जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है भारत जो है समर्थन करे। तो क्रिप्स मिशन जो आए थे वो क्या क्या प्रस्ताव लेके आए थे? क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव की अगर बात करें तो वो प्रभुत्व संपन्न भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, ऐसी बात करते थे। यह राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही उसने ऐसा भी प्रस्ताव रखा कि युद्ध की समाप्ति के बाद नया संविधान बनाने के लिए एक विधानसभा बुलाई जाएगी, और इस विधानसभा के सदस्यों को आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से और पार्शियली रूप से प्रांतों द्वारा नामित किया जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके सभी सदस्य जो है जो भी होंगे वो भारतीय होंगे, ऐसी बात उन्होंने की। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार नए संविधान की 2 शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। अब शर्त रख दिए। पहला शर्त रखे, जो कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है उसका अलग संविधान हो सकता है तथा एक अलग संघ बनाया जा सकता है। पहली शर्त। दूसरी बात उसने ये भी कहा कि नया संविधान बनाने वाली निकाय एवं ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावित करने और जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि की वार्ता करेगी। साथ ही तब तक भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां बरकरार रहेगी, ऐसी बात क्रिप्स लेके आए।
ठीक है, चल अस्वीकार कर दिया था। तो इसका आंसर क्या है भाई? आंसर तो हम लोग टिक कर दिए हैं। अगला प्रश्न 113, वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। वर्ष 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर जो है सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसे हम लोग त्रिपुरी संकट के रूप में भी पढ़ते हैं। तो मेरे लिए इसका आंसर तो हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अब पट्टाभी सीतारामैया के बारे में, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ? पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस जो है जब जीत जाते हैं तो वो इसमें मांग करते हैं कि कांग्रेस को ब्रिटिशों को 6 माह का अंतिम चेतावनी देनी चाहिए और इसकी अस्वीकृति की स्थिति में जो है पूर्ण स्वराज हेतु देश भर में संघर्ष आयोजित किया जाना चाहिए। और उनकी चेतावनी और सलाह को अनसुनी कर दी गई। अध्यक्ष के रूप में उन्हें प्राप्त शक्तियों पर अंकुश लगाने की मांग की गई, ऐसी बात जो वो बोल दिए। तो इस प्रकार जो है अप्रैल 1939 में वो इस्तीफा दे देते हैं और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन करने की घोषणा कर डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है होयसल राजवंश की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै, देवगिरी। सिंपल सा प्रश्न है। द्वार समुद्र 1121 ईस्वी के दौरान होयसल राजवंश की राजधानी थी। तो आंसर हो जाएगा आपको द्वार समुद्र। सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखना जरूरी है। अच्छा, होयसल राजवंश के बारे में बता दूं। जो होयसल राजवंश की स्थापना निरुपकम्मा द्वितीय द्वारा की गई थी, जो राजा विष्णुवर्धन के शासन के दौरान जो है राजनीतिक प्रमुखता में आए थे। द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हेलीबीड है, जो वर्तमान स्थिति में कर्नाटक में है। होयसल युग दक्षिण भारत में कला, वास्तुकला और धर्म के विकास के लिए जो है एक महत्वपूर्ण अवधि था, महत्वपूर्ण काल था। अगला प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? ऑप्शन है मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, गोपालगंज। अंगुत्री, तो अंगुत्री नाम जो है ये बिहार स्पेशल वाला प्रश्न है, बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसका आंसर जो है ना लखीसराय। लखीसराय का प्राचीन नाम अंगुत्री था। लखीसराय की स्थापना पाल वंश के दौरान एक धार्मिक तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में की गई थी। लखीसराय का जो क्षेत्र है पुराने समय में चट्टानों, पहाड़ों और विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में जो है पहचाना गया था। बौद्ध साहित्य में लखीसराय का उल्लेख जो है अंगुत्री के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ होता है, अंगुत्री मतलब होता है एक जिला। ठीक है, और जिला भी है बिहार का ये लखीसराय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेबल, स्टोफेड क्रिप्स, विलियम वुड। सवाल बड़ा सिंपल है। तो अच्छा, यहां भी ऑप्शन का बड़ा ये है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय करता है। और इस कैबिनेट में जो है मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव रहते हैं, सर स्टोफेड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, और एबी अलेक्जेंडर ये एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड थे, एबी अलेक्जेंडर। और इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। मिशन को भारत में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए जो है राजनीतिक नेताओं के साथ वार्ता करने और त्वरित हस्तांतरण हेतु एक जो है प्रणाली तंत्र स्थापित करने के लिए जो है भेजा गया था। तो मेनली 3 थे, कौन कौन थे? एबी अलेक्जेंडर और स्टोफेड क्रिप्स। ये लॉर्ड बेबल और विलियम वुड नहीं थे, इसलिए सदस्य नहीं था। तो ये दोनों नहीं था, लॉर्ड बेबल भी नहीं था और विलियम वुड भी नहीं था। इसका आंसर जो है ई होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? लॉर्ड क्लाइव द्वारा। ऑप्शन है अमर सिंह, सिताब राय, अली करीम, मोहम्मद हुसैन खान। रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा सिताब राय। सिंपल सा क्वेश्चन है। सितंबर 1773 में सिताब राय की मृत्यु के बाद जो है वारन हेस्टिंग ने सिताब राय के बेटे कल्याण सिंह को दीवान के रूप में नियुक्त करते हैं और हेस्टिंग्स ने कल्याण सिंह के नीचे ख्याली राम और संधू राम को नायब दीवान के रूप में नियुक्त करते हैं। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है गंगा नारायण सिंह, बुद्धू भगत और सरदार भूषण सिंह, चेतन सिंह। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह जो है कब होता है? ये तो वर्ष लिखा ही है। 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, भूमिज विद्रोह। भूमि विद्रोह जो है ये भू राजस्व में अंग्रेजों द्वारा की गई वृद्धि के कारण बनता है। भू राजस्व में अंग्रेज द्वारा वृद्धि कर देते हैं, वही कारण बनता है भूमिज विद्रोह का। विद्रोह का प्रमुख प्रभाव जो है सिंहभूम और बीरभूम, ये दोनों झारखंड वाले इलाके में था। विद्रोह का दूसरा कारण था जो बीरभूम के राजा, मुंसिफ, निरीक्षकों और जमींदारों द्वारा जो है आदिवासियों का शोषण किया जाना था। यह विद्रोह जो है 26 अप्रैल 1832 को शुरू होता है और शुरू होते वक्त जो है तब होता है जब बीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई है, तब ये शुरू होता है। गंगा नारायण सिंह ने जो है इसे सक्षम नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन वह ठाकुर चेतन सिंह द्वारा जो है 7 फरवरी 1833 को एक लड़ाई में मारा गया। गंगा नारायण सिंह आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में आप देखते होंगे जो क्षेत्रीय जो विद्रोह है उससे भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको सी बेस्ड क्वेश्चन तैयार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था है? सवाल तो आ गया ये एनवायरमेंट से। चलिए बात कर लेते हैं, कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था है? सबसे पारिस्थितिकीय अनुक्रमण क्या होता है भाई? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, उसको हम लोग परिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। परिस्थितिकीय अनुक्रमण समय के पैमाने पर किसी वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन का एक जो है सार्वभौमिक प्रक्रम है, या बड़े पैमाने पर परिवर्तन अथवा विनाश, विनाश के मतलब प्राकृतिक या मानव निर्मित जो भी हो, के कारण होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया में एक समुदाय द्वारा स्थिर परिपक्व चरमोत्कर्ष समुदाय के विकसित होने तक जो है दूसरे समुदाय का स्थान लेने की एक प्रगतिशील श्रृंखला शामिल है। वर्ष 1916 में फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने अनुक्रमण का एक वर्ग सब्जेक्टिव थ्योरी प्रकाशित किया और इसे एक सामान्य पारिस्थितिकी अवधारणा के रूप में उन्नत किया। क्लीमेंट्स के अनुसार जो है अनुक्रमण के कई चरण में इनकी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे वनस्पति रहित, सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है। उसके बाद नोडेशन के बाद होता है माइग्रेशन, यह प्रजनकों के आगमन को संदर्भित करता है। माइग्रेशन के बाद एसिस या स्थापन, इसमें वनस्पति की स्थापना और प्रारंभिक विकास शामिल है। एकत्रीकरण एग्रीगेशन, स्थापना के बाद एक प्रजाति के व्यक्ति अपनी संख्या को एकत्र करते हैं और एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो ये हो गया एग्रीगेशन। फिर होता है कंपटीशन, जैसे जैसे वनस्पति अच्छी तरह से स्थापित बढ़ती और फैलती जाती है, विभिन्न प्रजातियां खुले आकाश, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए जो है इनसे कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। फिर जो है होता है रिएक्शन। रिएक्शन वाले
चरण के दौरान जो है ऑटोजेनिक परिवर्तन जैसे कि ह्यूमस का निर्माण निवास स्थान को प्रभावित करता है और एक संयुक्त समुदाय दूसरे को प्रतिस्थापित कर डालता है। और उसके बाद होता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये प्रजातियों की जनसंख्या का अंतिम समस्थिति की दशा को प्राप्त कर लेता है। स्थिरीकरण। सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की परावस्था है? स्थापन भी है, नुडेशन भी है, स्पर्धा भी है, स्थिरीकरण भी है। तो ये चारों का चारों है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन जो है ई होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे जो है उनकी अवस्था है। क्रम में लगाने बोलता है तो फिर क्रम में करते तो नुडेशन पहले होगा, फिर माइग्रेशन, फिर एसिस, फिर एग्रीगेशन, उसके बाद कंपटीशन, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की व्यवस्था है, तो सभी है भाई। चलिए अगला प्रश्न है बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? ऑप्शन है सरला देवी, उर्मिला दास, कुसुम कुमारी देवी, उषा रानी मुखर्जी। इसका सही आंसर जो है बिहार की कुसुम कुमारी देवी ने जो है भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को दिए जाने वाले मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जो है आरा में लोगों को संगठित किया था। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपको सी नंबर, कुसुम कुमारी देवी। अगला प्रश्न, राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है D.R. सिंधे, श्री नारायण गुरु, तुलसीराम, B.P. वाडिया। राधा स्वामी मत की स्थापना जो है 1861 में आगरा के तुलसीराम ने की थी, जो पैसे से एक बैंक कर्मचारी थे। उन्हें शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर जो है राधा स्वामी मत के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, तुलसीराम। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं, जो राधा स्वामी मत के अनुयायी एक सर्वोच्च व्यक्ति, गुरु की सर्वोच्चता, पवित्र लोगों की संगत और सरल सामाजिक जीवन में जो है विश्वास करते हैं। सत्संग आप लोग नाम सुने होंगे, सत्संग मतलब पवित्र लोगों की सत्संग, पवित्र लोगों की संगत को सत्संग बोलते हैं। गाँव घर में होते रहता है भाई, बड़े शहर में भी होता है ऐसा नहीं। तो इनका जो है राधा स्वामी मत का विश्वास है कि आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए जो है सांसारिक जीवन को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। वे मानते हैं कि सभी धर्म सच्चे हैं, संप्रदाय कोई मंदिर, तीर्थ या पवित्र स्थान नहीं मानता है। विश्वास और दान, सेवा की भावना और प्रार्थना के कार्यों को आवश्यक कर्तव्यों के रूप में रखा गया है। तो इसका आंसर तो तुलसीराम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जो भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबे। सवाल बड़ा सिंपल है, देखिए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता थी। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए भारत आते हैं किंग जॉर्ज पंचम। इन्होंने जो है 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करते हैं। तो कब करते हैं? 12 दिसंबर 1911। तो उस समय जो है, उस समय वायसराय कौन रहते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान जो है 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। घोषणा होती है 12 दिसंबर को और स्थानांतरित कब होता है? 1 अप्रैल 1912 को। तो उस टाइम में कौन रहता है वायसराय? सवाल ये पूछा है, तो उस टाइम में लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं। अगला प्रश्न, बुर्ज होम और गुफ कराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? ठीक है, ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। बुर्ज होम कहाँ है भाई? श्रीनगर, कश्मीर। बुर्ज श्रीनगर कश्मीर का पुरातात्विक महत्व वाला एक प्रमुख जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण कालीन स्थल है।
और गुफा कराल, अच्छा दोनों की बात है ना। गुफा कराल ये भी कश्मीर में है। गुफा कराल जो है कश्मीर के गुफा कराल में भी जो है पशुपालन और कृषि करने के प्रमाण मिलते हैं, और वो भी जो है नवपाषाण काल से ही संबंधित रहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न, एंशिएंट इंडिया हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप अगर कहीं नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके आप देखिए, बहुत टू द पॉइंट मैंने बताया हूं, जो सवाल पूछा जाता है उसी बेस्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं 124, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है 1930, 31, 32, 33। वैसे तो इस पे चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बता दूं, जो महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं, और संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी के जो मांग थे उसको स्वीकार कर लिया जाता है, जिसमें कि जो है स्वीकार कौन कौन सा किया गया मांग? स्वीकार मांग जो है हिंसा में शामिल नहीं होने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, सभी जुर्मानों में छूट जो अभी तक एकत्रित नहीं किए गए थे उसको जुर्माना में छूट कर दिया गया, सभी जमीनी को वापस जो अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई, तटीय क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया, सरकारी सेवकों के साथ जो उदार व्यवहार किया जाए, और जिन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है इस्तीफा दे दिया था उनके लिए ऐसा बात था। शांतिपूर्ण, हिंसक और गैर आक्रामक धरना प्रदर्शन का अधिकार भी दे दिया था। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा जो आपातकालीन अध्यादेश को वापस ले लिया गया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कुछ बुकों में है जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए भी जो है गांधी जी मांग किए थे, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों को सार्वजनिक जांच की मांग भी की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया था। मेनली क्वेश्चन है अपना बस छोटा सा, जो कब जो है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका तो आंसर हो जाएगा 1931, 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लैंसडाउन। रानी विक्टोरिया द्वारा रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत जो है केसर ए हिंद या भारत की महारानी की उपाधि करने के समय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 76 से 80 ये वायसराय रहते हैं। तो केसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने समय जो कौन रहते हैं भाई? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के वायसराय के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जो घटना हुई है उनमें प्रमुख घटना की बात करें तो आपको याद ही होगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 इन्हीं के टाइम में, आयुध अधिनियम 1878, गंभीर अकाल को नजरअंदाज किया गया और संगठित दरबार आयोजित करके महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर जो था उसे समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु को 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। एकदम खतरनाक रूल सब ला रहा था ये, लेकिन बात है ये 40 साल ही रहा, लेकिन जो लाया इसके बाद जो आया वो बड़ा उदार दिल वाले थे रिपन साहब। चलिए अगला प्रश्न नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।